Hello everyone, I am Sunita and with my whole WHRF team, we are welcome all to the Yog Research Study Circle under the umbrella of WHRF, Women's Health Research Foundation. Our today's guest is Dr. Namita Nadar. थैंक यू सो मच सुनीता, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने मेरे बारे में और हर बार करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपसे पीपीटी शेयर कर लेती हूँ पहले। ओके पीपीटी देख पा रहे हैं आप? जी हाँ जी। ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पीसीओडी पीसीओएस के बारे में कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए इस कंडीशन में। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीड साइक्लिंग। सीड्स भी हमारा डाइट का पार्ट है और आजकल सीड्स की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि किस तरह से आप अपने डाइट में सीड्स का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी हार्मोनल बैलेंसिंग हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। जिस तरह की दिक्कतें पीसीओडी और पीसीओएस में आती हैं उससे आपको निजात मिले। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पीसीओडी एक ओवेरियन डिजीज होती है जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सिस्ट बनने लगते हैं आपके खान पान के तरीकों की वजह से, कि अगर आप ज्यादा अनबैलेंस्ड फूड खा रहे हैं, ज्यादा जंक फूड अपनी डाइट में ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अगर कम करते हैं, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे शरीर में जिन लड़कियों के शरीर में पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते हैं या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हैवी फ्लो या स्लो फ्लो होने लगता है, इन सारी सिचुएशंस का कारण ये पीसीओडी और पीसीओएस ही बनने लगता है जिसमें कि छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसे क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं कि जिसमें ये सारे सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जो पीरियड्स हैं वो एकदम रेगुलर रहें, कोई भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत या जो सिम्टम्स हैं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के या ये जो स्ट्रेस की कंडीशंस हैं, इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये जो सीड साइक्लिंग होती है, इसमें जो सीड्स होते हैं इसमें आपको इतना फाइबर, इतना न्यूट्रिशन, जिंक, विटामिन ई मिलता है जिसके थ्रू बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप ये सीड साइकिल फॉलो करते हो तो काफी सारे सिम्टम्स, ना कि सिर्फ पीसीओडी पीसीओएस बल्कि इनफर्टिलिटी, आपके सिम्टम्स लाइक पीएमएस और मेनोपोज, इन सारी सिचुएशंस और कंडीशंस में भी काफी मदद मिलती है। तो हम जानते हैं आज सीड साइक्लिंग के बारे में। सीड साइक्लिंग बेसिकली हार्मोनल बैलेंसिंग को ही हेल्प करती है। इसमें इस तरह के कंटेंट होते हैं जो कि आपके जो हार्मोनल डिस्टरबेंस के सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और इसको साइकिल इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा जो पूरा पीरियड होता है, एक साइकिल जो होती है पीरियड्स की 28 दिन की, इसको 14-14 दिन में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले 14 दिन में हम एक तरह के सीड्स खाते हैं, उसके बाद 14 दिन में दूसरे तरीके के सीड्स खाते हैं। इससे हमें ये मदद मिलती है कि जो हम ये सीड्स लेते हैं उससे हमारे हार्मोन्स जैसे कि आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और जितने भी आपके फीमेल हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस होने में मदद मिलती है। क्योंकि जिस तरह का खाना है, डाइट हम लेते हैं या लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने लगी है। कभी प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा रहते हैं और इसी वजह से ये सारे पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीएमएस की प्रॉब्लम्स होती है। तो सीड साइक्लिंग हमें इस चीज को ओवरकम करने में हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं हम सीड साइक्लिंग से कैसे निजात पा सकते हैं इस प्रॉब्लम की। तो हमें ये सीड्स का इनटेक करना होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कैसे हमें करना है, क्या हमारा सर्कल रहता है। तो इसको बेसिकली सीड साइक्लिंग को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फेज वन। फेज वन को हम फेज वन की जो साइकिल होती है उसमें बेसिकली हम सीड्स का इनटेक करते हैं, जैसे कि मैं इसमें आप स्लाइड में देख पा रहे हो। फेज वन हमारा होता है डे 1 से लेके डे 14 तक। इसमें हमारा बेसिकली हम इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं कि जिसमें हमारे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। इस वाली कंडीशन में 14 दिन में आपको कम से कम भी 1 टेबल स्पून आपको पंपकिन सीड्स खाने होते हैं और 1 टेबल स्पून आपको फ्लेक्स सीड्स खाने होते हैं।
तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको एक से 14 दिन तक खाना होता है, और इसको आप खाते हैं ग्राउंडेड फॉर्म में, क्योंकि इन सीड्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो एक्टिवेट तभी होते हैं जब अच्छे से वो ग्राउंडेड हो, पिसे हुए हो, उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। अगर आप इनको ऐसे ही रॉ कच्चा खा लेते हैं, बिना इनको पीसे हुए खाते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली, इसके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए आपको इनको अच्छे से पीसना है और फिर एक एक टेबल स्पून दोनों का इंटेक करना है 1 से 14 दिनों तक, जो कि हमारा फॉलिकुलर फेज होता है। इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इस फेज में आपको इस तरह से लेना होता है। उसके बाद हमारा फेज 2 आता है सीड साइक्लिंग का। इसको हम बोलते हैं ल्यूटल फेज। इसको ल्यूटल फेज भी कहा जा सकता है, ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जा सकता है। तो ये आपका रहता है 15th से 28th डे तक। तो इस वाली जो ये वाला जो पीरियड होता है, इसमें आपको कॉम्बिनेशन करना होता है 2 सीड्स का, जिसमें कि आपके होते हैं सिस्मे सीड्स होते हैं और आपके सनफ्लावर सीड्स होते हैं। ये दोनों सीड्स के कॉम्बिनेशन को आपको उसी तरीके से एक एक टेबल स्पून मतलब 15-15 ग्राम पीस करके आपको इसका इंटेक करना होता है। और ये इंटेक आप सुबह भी कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं। 1 चम्मच आप मॉर्निंग में ले लीजिए, 1 चम्मच आप इवनिंग में ले लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 15-30 ग्राम एक ही बार में खाना है, आप 2 बार डिवाइड करके इसको खा पाते हैं। और दिस फेज को हम बेसिकली ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इसी फेज में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। हमारी ये ओव्यूलेटरी लुटल फेज होता है, ये जितना अच्छा हो, जितना प्रोडक्टिव फेज ये रहता है, उतनी पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी की। तो इस फेज में अगर आप ये चीज लेते हैं तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, इसके केमिकल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं इनफर्टिलिटी को अवॉइड करने के लिए और आपके एग्स को ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। और जो आपका एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है, वो जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्रिएट करने के लिए इस तरह के हार्मोन सिक्रीट करवाने में मदद करते हैं, ताकि आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले फर्टिलिटी के लिए। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या मेजरली रोल प्ले करते हैं ये, और क्या काफी सारी स्टडीज हुई हैं। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं इन सीड्स के ऊपर, ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जिन मेरे क्लाइंट्स ने भी इस सीड साइकिल को फॉलो किया है, उनके पीरियड्स नॉर्मल हुए हैं, 2-3 महीने के अंदर अंदर उनको रिजल्ट्स मिले हैं। इवन ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अगर 3 महीने सीड साइक्लिंग फॉलो की है विद प्रॉपर डाइट, तो उनकी इनफर्टिलिटी भी दूर हुई है, वो प्रेग्नेंट भी हुए हैं। तो चाहे इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडीज ना हुई हो, प्रॉपर तरीके से ये प्रूवन ना हुआ हो कि सीड साइकिल हेल्प करती है, लेकिन जब हम क्लिनिकली देखते हैं, जब क्लाइंट्स हमें बताते हैं, तो उनके रिव्यूज पॉजिटिव मिले हैं, किसी को इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं, पॉजिटिविटी ही हुई है, उनके पीरियड्स नॉर्मल ही हुए हैं। जैसे कि कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि ये जो फेज होता है आपका, जो ल्यूटल फेज होता है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। जब इस तरह के सीड्स आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये लंबा हो जाता है और मोर प्रोडक्टिव हो जाता है, और आपका ओव्यूलेशन अच्छे से होता है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि ये वाला साइकिल ऐसे ही निकल जाता है, आपका ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाता है, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती है, तो उसमें ये सपोर्ट करता है। इवन इन सम केसेस ये भी देखा गया है कि मेनोपॉजल जो वुमेन्स होते हैं उसमें भी फ्लेक्स सीड्स काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं बैलेंसिंग में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का अगर ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन आपके शरीर में बनते हैं तो वो भी एक कारण बना देते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। तो हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर रोल होता है। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 600-700 हार्मोन्स होते हैं, और इन हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर रोल होता है। किसी भी हार्मोन का ज्यादा होना या कम होना, इससे दिक्कत होती है। तो बेसिकली ये सीड हेल्प करते हैं आपकी हार्मोनल बैलेंसिंग में। अगर कोई हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है तो उसको कम करते हैं, और अगर कम है तो उसको बढ़ाते हैं। तो इस तरह से फ्लेक्स सीड्स आपके हेल्प करती है आपके ल्यूटल फेज को एक लंबा फेज बना के, और एक उसको प्रोडक्टिव फेज बनाती है। दूसरी चीज आती है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिसके अंदर काफी मात्रा में जिंक पाया जाता है, और जो इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो आप अगर पंपकिन सीड्स लेते हैं तो 15% उससे पूरा हो जाता है। और जिंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके ल्यूटल फेज में वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है कि जिसमें आपकी प्रेगनेंसी हो पाए। तो इसलिए भी पंपकिन सीड्स का काफी हेल्प मिलता है।
साथ साथ आपके जैसे नॉर्मल पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, पेन्स हैं, उसको भी पंपकिन सीड कम करने में हेल्प करती है। एंड इसके अंदर एक तरह के ये चीज पाई जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाई जाते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंड्स क्या होते हैं, क्रैम्प, ज्यादा जो पेन्स हैं, क्रैम्प्स हैं, ठीक है, उसको कम करते हैं। मतलब इसका जो जिंक होता है वो उसको कम करने में मदद करता है, जो कि हमारी पंपकिन सीड्स में पाया जाता है। तो इसका इंटेक करना, 15 ग्राम का इंटेक करना भी हेल्पफुल पाया गया है। उसके बाद अगर हम सनफ्लावर सीड्स की बात करें, जब हम इसको अपनी साइकिल में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफी मात्रा में विटामिन ई कंटेंट होता है, और विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन हेल्प करती है आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि बेसिकली हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन बोला गया है, उसके एक प्रॉपर सिक्रीशन में हेल्प करती है। और ये हेल्प करता है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंसीव करने के लिए। तो काफी सारी स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, जिसमें ये बताया गया है कि ये काफी हेल्पफुल है आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। और इसमें जो विटामिन ई होता है ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, विच इज ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फर्टिलिटी। सो विटामिन ई एंड इसके जो केमिकल्स हैं, जब आप ग्राउंडेड फॉर्म में लेते हैं तो ये काफी मदद करते हैं इनफर्टिलिटी को दूर करने में। सिस्मे सीड जो हम सेकंड फेज में लेते हैं विद सनफ्लावर सीड्स, इसमें भी एक तरह का कंटेंट पाया जाता है। विटामिन ई तो होता ही है, साथ में ये हेल्प करता है कि आपका जो एस्ट्रोजन लेवल्स को मेंटेन करे और एंड्रोजन लेवल्स को कंट्रोल करे। एंड्रोजन हार्मोन्स हमारे एक तरह के ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है कि जिसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन्स भी आते हैं। तो ये हेल्प करता है कि आपके जो मेल हार्मोन्स हैं, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और साथ साथ ही मदद करता है आपका SHBG, जिसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। इसको भी हम अपने सेकेंड फेज में खाते हैं, विच इज 14 to 28 days। सो ये हमारी सीड साइकिल रहती है, और इसमें जब भी हम इस सीड साइकिल को जिसने भी फॉलो किया है उनको एक अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि सिर्फ फर्टिलिटी के लिए ही नहीं, इसके अंदर जो इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर होता है, इसका जो फाइबर कंटेंट है, इसमें जो न्यूट्रिशन है वो हेल्प करता है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है, आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। प्लस आपको जब आप इतना फाइबर का इंटेक करते हैं तो आपका जो गट का एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करता है। अच्छे जो आपके जो प्रोबायोटिक्स होते हैं आपके गट के अंदर, उसको बढ़ाता है, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सिर्फ फर्टिलिटी में ही नहीं, प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं, इसके बाकी भी काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इवन इट हेल्प्स इन प्रॉपर हेयर ग्रोथ। जो जिंक कंटेंट होता है, जिंक इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट के लिए। तो जिंक बहुत अच्छी इम्यूनिटी देता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो बच्चों के लिए भी ये सीड्स अच्छे होते हैं, वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली सीड साइक्लिंग करने से काफी बेनिफिट्स मिलते हैं फीमेल्स को, हार्मोनल बैलेंसिंग में, इनफर्टिलिटी में, पेन्स में, क्रैम्प्स में, इन सारी जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो काफी हेल्पफुल रहता है। तो मेरा यही सजेशन है कि सीड साइक्लिंग फीमेल्स को करनी चाहिए इन एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। So thank you so much. You can ask me if there's any question. थैंक यू नमिता जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे सीड्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और कैसे सीड्स कितने सारे हमारे हेल्थ कंडीशंस को कंट्रोल कर सकती है, कौन सा सीड कब खाना चाहिए, कौन से साइकिल में खाना चाहिए। ये पूरी जानकारी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को दी है। आई थिंक व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो रीना जी हैं, वो अपना क्वेश्चन शेयर करना चाहती हैं। रीना जी, आर यू देयर? यस मैम, या हाँ, थैंक यू मैम go ahead. इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए। यस, सो मेरा क्वेश्चन, एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट दैट सीड, और दूसरा, जैसे ये बोलते हैं कि लाइक वी नीड टू सोक द लाइक ड्राई फ्रूट्स को सोक करना चाहिए, तो हमें जैसे सीड्स को भी खाने से पहले सोक करना चाहिए, फिर ग्राइंड करना चाहिए, जैसे आपने बोला कि उन्हें ऐसे भी हम खा सकते हैं। तो
This is my question. हाँ, आपको सीड्स को सोक करने की जरूरत नहीं है, इन सीड्स को आपको ग्राइंड करने की जरूरत है। अगर आप ग्राइंड कर लेते हैं, इवन रोस्टिंग की भी जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग बोलते हैं रोस्ट करके खाना है, आपको रोस्ट नहीं करना है, आपको एज इट इज इसको रॉ फॉर्म में ग्राइंड करके खाना है और उसी के आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। जहां तक आपका पहला सवाल था किस टाइम पे खाना है, तो आप इसको मॉर्निंग में ले सकते हो, क्योंकि 30 ग्राम्स आपको खाने हैं। 15 ग्राम एक तरह के सीड, 15 ग्राम दूसरे तरीके के सीड। तो 30 ग्राम एक साथ नहीं खा पाएंगे, 2 टेबल स्पून हो जाता है, तो 1 टेबल स्पून आप मॉर्निंग में खा लीजिए, लाइक आफ्टर ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो, और एक आप इवनिंग टाइम पे ले लीजिए, जो आपके इवनिंग स्नैक टाइम होता है। उससे क्या होता है, उस टाइम पे आप जो एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करते हैं वो भी आपकी कंट्रोल हो जाती है, प्लस इसका जब हम एक खाली समय पे खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, और फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता। तो आप कम से कम भी आधा घंटे के खाने के गैप के साथ ही इसको खाइए, ताकि इसके प्रॉपर आपको बेनिफिट मिले। Thank you, ma'am. Thank you. There is another question from Pratima ji. Pratima ji, are you there? Yes, ma'am. Yeah. Please go ahead with your question. हाँ जी, हेलो मैम। मैम मेरा Hi. क्वेश्चन है कि मैम जैसे कि आपने अभी बोला कि इसको ग्राइंड करने की जरूरत होती है सीड्स को, तो मैम व्हाई इज इट नेसेसरी टू ग्राइंड सीड्स? इसलिए ग्राइंड इसलिए करना होता है क्योंकि अगर आप उसको ग्राइंड नहीं करेंगे तो कभी कभी कुछ लोगों की हैबिट नहीं होती है कि आप, कहा जाता है कि आपको 32 टाइम्स च्यू करना है। कोई भी आप चीज अपने मुंह में डालते हैं आपको 32 बार चबाना है, बट हम नहीं चबाते हैं। 5 बार 10 बार चबा के हम उसको स्वॉलो कर लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 2-3 बार में ही स्वॉलो कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं होती है तो उसके अंदर जो उसका रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसके केमिकल उसके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और सीड्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो जिस पर्पस के लिए हम उसको खा रहे हैं वो पर्पस पूरा नहीं होता। इसकी जगह जब आप ग्राइंडिंग कर लेते हो, तो ग्राइंडिंग करने से क्या होता है कि जब आप उसको खाते हो, अगर आप च्यू भी कम कर रहे हो या पाउडर फॉर्म में उसको ले रहे हो, तो पाउडर फॉर्म में वो ऑलरेडी उसका जो केमिकल एक्टिवेट हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर हो जाता है आपके गट में जाके। तो इसीलिए ग्राइंड करना बहुत जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you, Namita ji. Thank